नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है टारगेट टॉपिक इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, ईएमआरएस का एग्जाम्स आने वाला है। डेट भी आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। समस्त टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स का टियर 1 का जो एग्जाम होना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 15 सवाल, 15 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन 15 क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स लेकर मैं आपके सामने हूँ, जिस क्रैश कोर्स के माध्यम से घर बैठे आप बेहतर तैयारी अभी भी आप कर सकते हैं। आपके पास जो समय है उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो स्क्रीन के ऊपर ये आपका पहला सवाल। मैं नेटवर्क के सभी प्रोबेबल चीज़ें आपको यहाँ पर बता दूंगा। नेटवर्क क्या है पहले उसको समझना ज़रूरी है, देन उसके बाद नेटवर्क के कई सारे चीज़ें हैं, यानी कि नेटवर्क में क्यों हम लोग बनाते हैं, इसको नेटवर्क बनाने के क्या फ़ायदे हैं, नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। जितने भी लोग 100 लोग लाइव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक बार सभी लोग लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि लाइक की संख्या केवल मात्र 40 लाइक मुझे दिख रहे हैं। एक बार लाइक और शेयर यहाँ से कर दीजिए और क्लास को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। बहुत ही अच्छा बेहतरीन सेशन होने वाला है। कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे आप जेएसए का एग्जाम दे रहे हैं, आप प्रिंसिपल का एग्जाम दे रहे हैं, या आप देखा जाए तो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दे रहे हैं, लाइब्रेरी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई टीजीटी या पीजीटी एग्जाम, जो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आईसीटी का रोल सभी के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। प्लस इंपॉर्टेंट, आईसीटी में भी कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा है जहां पर क्वेश्चन जो है हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हमें लगता है, जहां पर क्वेश्चन के गलत होने की संभावना थोड़ी सी रहती है, हम लोग नहीं समझ पाते। तो मैं आपको आईसीटी का वो पार्ट सिखा रहा हूं जहां पर अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के इस दौर में नेटवर्क का रोल बहुत ज़्यादा है, जहां एक नोड को हम लोग जब दूसरे नोड से कनेक्ट करते हैं, हमारा उद्देश्य कुल मिला के 4 प्रकार का हो सकता है। डेटा शेयरिंग हो सकता है, रिसोर्सेज शेयरिंग हो सकता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल हो सकता है और डेटा सिक्योरिटी हो सकता है। तो इन सभी को लेकर जो है हम लोग नेटवर्क की स्थापना करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत सभी का। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, एक बार देखिए यहाँ पर सभी से, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं। नोड का मतलब क्या होता है, तो एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, एक ऐसी इंडिपेंडेंट एंटिटी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, जो किसी और पर निर्भर नहीं करती है, एंड परफॉर्म द टास्क ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा एंड द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नोड। यानी कि नोड वह स्वतंत्र इकाई जो किसी पर निर्भर नहीं है और डेटा और सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करती है, उसे नोड कहलाते हैं। ठीक है, उसे नोड कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर अपने आप में एक नोड है, प्रिंटर एक नोड है, स्कैनर एक नोड है, देन कोई एक्सटर्नल मेमोरी है तो वो एक नोड है, नेटवर्क के कोई डिवाइसेस हैं, ये नोड है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड नोड, यानी कि सभी जितने भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं उन्हें हम नोड कहेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए मैं आपसे कहूँगा मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं और 4 प्रिंटर हैं और 2 स्कैनर हैं, तो 4 और 2 6 और 10, यानी कि मेरे पास 16 नोड है। तो अगर मैं नेटवर्क बनाता हूं तो मैं 16 नोड का नेटवर्क कहलाएगा, जिसमें कि मैं सारे 4 ही प्रिंटर को, 2 स्कैनर को, 10 ही कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देता हूं। दैट बिकम अ नेटवर्क ऑफ 16 नोड्स। वो क्या कहलाएगा, 16 नोड का नेटवर्क आपका कहलाएगा। तो नेटवर्क में हर एक स्वतंत्र इकाई काम करती है और वो इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, वो किसी पर निर्भर नहीं करती है। आप उसे कमांड देंगे वो आपके लिए फॉलो करेगी। तो जैसे मोस्ट वाली हम लोग नेटवर्क बनाते भी इसलिए कि आपस में जितने भी ये नोड्स हैं इनको हम लोग रिसोर्सेज भी कहते हैं, उन्हें आपस में शेयर करने के लिए बनाते हैं। तो ये तो हो गई नेटवर्क की परिभाषा। तो नोड अगर नहीं बोलूंगा तो नेटवर्क की डेफिनेशन लिखने में जो है मुझे दिक्कत आएगी या मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो सिंपली अब बात करते हैं नोड से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो नोड के बाद अगली जो बात हम लोग करते हैं यहाँ पर, सो दैट इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। अब नोड से ही नेटवर्क की डेफिनेशन बनती है। नोड हो गया, नाउ सेकंड दैट इज नोन एज नेटवर्क। वेन एवर, जब कभी, टू और मोर नोड, यानी कि जब कभी 2 या 2 से अधिक नोड आर कनेक्टेड, जब जुड़ जाते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड एक्सचेंज डेटा एंड द इंफॉर्मेशन, और क्या करते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड नेटवर्क। तो तब ये सिस्टम क्या कहलाता है, ये सिस्टम तब जाके नेटवर्क कहलाता है। देर आर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स टू बिल्ड एनी नेटवर्क, यानी कि जब कभी 2 या 2 से अधिक नोड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो हम इसे नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक, है ना। ये सिंपली एक डायग्राम है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रिंटर जो है हमने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर देखिए एक नोड है, 2 नोड है, 3 है, 4 है ना। यहाँ पर फिर देन 5 6 7 8 है और नवा नोड क्या आपका, दैट इज प्रिंटर। तो एक प्रिंटर को, या और दूसरी तरफ क्या दे रखा है हमने, इंटरनेट दे रखा है। तो ये दोनों रिसोर्सेज है। ये प्रिंटर है आपका, तो इस प्रिंटर को भी शेयर करने के लिए, है ना, और ये जहाँ आपको दे रखा है आपका, ये क्या आपका इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन को भी शेयर करने के लिए जो आपको बताया गया, तो प्रिंटर और इंटरनेट दोनों को ही शेयर करने के लिए आपको इस तरीके का नेटवर्क बनाएगा। सो दिस इज सिंपली
ये एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक नेटवर्क का डिज़ाइन दिया गया, लिखा कंप्यूटर नेटवर्क। ये नोड्स हैं, ये भी नोड्स हैं आपका, ये भी नोड है, लेकिन इस नोड को हमने प्रिंटर का इसको रिसोर्स के तौर पे हमने लिया शेयर करने के लिए, और यहाँ पर इंटरनेट है। तो ये हम लोग इस तरीके से नेटवर्क तैयार करते हैं। तो नेटवर्क कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। जब कभी भी कम से कम दो और अधिकतम तो कोई संख्या ही नहीं है, आज जैसे इंटरनेट जैसे नेटवर्क पर कोई संख्या ही नहीं है, हम उसका आंकलन ही नहीं कर सकते कि हाँ कितनी संख्या वहाँ पर। सो दीज आर नोन एज द नेटवर्क कहलाते हैं। नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। ओके, सो देखिए छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहाँ से बताऊंगा। देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। पहला यहाँ पर पर्पस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, हम लोग क्यों बनाते हैं। तो पहला पर्पस जो आपका क्या है, डेटा शेयरिंग। नेटवर्क क्यों बनाएंगे, तो नेटवर्क इसलिए बनाएंगे कि एक नोड दूसरी नोड के बीच में जो है आपस में डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, या डेटा इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, एंड दैट कैन बी इजीली एक्सचेंज। आज आप नेटवर्क में हैं, कहते हैं ना दो मोबाइल फ़ोन अगर आप नेटवर्क में है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, तो दोनों ही नोड्स हैं, क्या करेंगे आपस में इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएंगे। डेटा, और डेटा कितने तरह का होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेटा कैन बी टेक्स्ट, डेटा कैन बी ग्राफिक्स एंड डेटा कैन बी मल्टीमीडिया। तो आप एक दूसरे के साथ टेक्स्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, करते हैं ना, आप मैसेज लिख के करते हैं ना। आप ग्राफिक्स कर सकते हैं, यानी कि आप फोटोग्राफ्स एक्सचेंज करते हैं, है ना, कोई इमेज है उसको चेंज करते हैं। और देन थर्ड नंबर पर आपका आता है मल्टीमीडिया, यानी कि आप ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं, या ऑडियो आपके पास रिकॉर्डेड है या वीडियोज आप भेज सकते हैं। तो एक दूसरे के बीच में डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क तैयार करते हैं। तो नेटवर्क बनाने का सबसे पहला कारण है ये कि नेटवर्क क्यों बनाते हैं। तो नेटवर्क इसलिए बनाते हैं कि वी कैन चेंज या वी कैन एक्सचेंज द डेटा, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा भी है, आप इसको भली भांति आप समझ सकते हैं कि हम लोग नेटवर्क क्यों बनाते हैं। तो सिंपली द मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि नेटवर्क बनाने का क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इट इज व्हाट, इट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेटवर्क इज टू मेक द डेटा अवेलेबल स्मूथली बिटवीन डिफरेंट नोड्स, यानी कि डिफरेंट जितने भी नोड्स हैं आपके, उन नोड के मध्य डेटा को आप क्या करें, इजीली आप, है ना, एक्सचेंज करने के लिए या अवेलेबल करवाने के लिए हम करते हैं कि ऑल नेशनल एंड द इंटरनेशनल सेटअप एंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे लाइब्रेरी साइंस की मैंने एग्जांपल दिया कि लाइब्रेरी साइंस का एग्जांपल है कि जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नेटवर्क इज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन द रिसोर्सेज अवेलेबल इक्वली अमंग द डिफरेंट यूजर। यानी देखिए आज के दौर में मैं लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम्पल आपको लेकर बता रहा हूँ कि जहाँ पर आप देखेंगे तो इजीली जैसे ई बुक्स आपके बताते हैं या ई डेटाबेसेस हैं, तो ई डेटाबेसेस के जरिए हम लोग नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। सभी नेटवर्क में सारे ही क्लाइंट जो है एक ही डेटाबेस को कॉमनली एक्सचेंज करते हैं। तो विभिन्न डिवाइसेस या विभिन्न नोड्स के मध्य डेटा को इक्वली अवेलेबल करवाने के लिए या डेटा एक्सचेंज करने के लिए जो है हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिस स्ट्रक्चर का नाम जो है आपका दैट इज नोन एज द नेटवर्क। तो नेटवर्क का पहला कारण, पहली आवश्यकता, पहली नीड, पहला पर्पस जो है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो पहली इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में भी लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उसको पढ़ेंगे तो आपको शायद ये बात समझ में आ जाएगी। जी थैंक यू, शुक्रिया सभी लोगों को, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वालेकुम सलाम सभी लोगों को। जी सेकंड नंबर पे आपका है इट इज़ डेटा शेयरिंग है, तो सॉरी डेटा शेयरिंग हिंदी में है ना। तो लिखा हुआ नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य अलग अलग नोड्स के बीच डेटा को सुचारू रूप से उपलब्ध कराना है। पुस्तकालय विज्ञान में भी सूचना प्रणाली के तहत हम लोग स्थापित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य जो है विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच विभिन्न प्रकार की सूचना और संसाधनों को समान रूप से उपलब्ध कराना, ये हम लोग उद्देश्य, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, सेकंड इजी है, दैट इज नोन एज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स यानी कि संसाधन। एक नेटवर्क में, जी एक नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी कि जितने भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को आपस में एक दूसरे के मध्य, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे प्रिंटर एक संसाधन है। अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आपके पास जैसे किसी कंप्यूटर लैब के अंदर आपने अगर 10, 20, 50, 100 कंप्यूटर लगा रखे, तो आप 100 कंप्यूटर्स में इंटरनेट चलाने के लिए 100 इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेंगे आप एक कनेक्शन लेंगे, अच्छी बैंडविड्थ का लेंगे और आप उसको शेयर करेंगे। तो इंटरनेट कनेक्शन इज़ अ रिसोर्स शेयरिंग। आप 100 कंप्यूटर्स के लिए आप 100 प्रिंटर नहीं लेंगे, आप हर 10 कंप्यूटर पे एक प्रिंटर लगा देंगे, तो 10 प्रिंटर से आपका सारा काम चल जाएगा। तो अगेन प्रिंटर इज़ अ रिसोर्स शेयरिंग है आपका। आप 100 स्कैनर नहीं लगाएंगे, आप 2, 5, 10 स्कैनर लगा के काम कर लेंगे, तो दैट इज़ नोन एज अगेन अ रिसोर्स शेयरिंग। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं रिसोर्सेज को आपस में एक दूसरे से शेयर करने के लिए, क्योंकि हम लोग नेटवर्क बनाते हैं इसलिए कि हमें एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करना है, डेटा शेयर करना है, लेकिन कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि हमें संसाधनों को भी शेयर करना होता है, इसलिए बनाते हैं। तो नेटवर्क का सेकंड उद्देश्य देखिए, यहाँ पर इजीली क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है आपको, वो इट इज़ नोन एज द सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज कंट्रोल को कहते हैं केंद्रीय नियंत्रण। अच्छा, नेटवर्क इसलिए बनाते हैं केंद्रीय नियंत्रण, यानी कि आप अगर नेटवर्क नहीं होगा तो कौन जैसे नेटवर्क में क्या यूज़ कर रहा है और किस प्रकार से काम कर रहा है, सो दैट्स एन वेरी, जी फिजा मलिक वालेकुम सलाम। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट।
आपने नेटवर्क, आप जैसे 10 कंप्यूटर लगा दिए, 10 कंप्यूटर के बीच में आपने एक प्रिंटर लगा दिया, अब प्रिंटर पे अब 10 ही कंप्यूटर्स में कोई भी कमांड देगा तो प्रिंटर जो है प्रिंट निकालेगा, ये प्रिंट करेगा उसको, ठीक है ना। एक साथ ज़्यादा दे दोगे तो क्यू में आ जाएगा, जॉब क्यू में आ जाएगा, पहले वाले ने प्रिंट दिया उसके बाद निकलेगा, फिर उसके बाद रुकेगा 1-2 सेकंड, फिर वापस से प्रिंटर चालू हो जाएगा, और ऐसे प्रिंट आउट निकलते रहेंगे। मतलब कॉमन प्रिंटर लगाते हैं हम लोग। लेकिन आपने देखा ऑफिस के अंदर, कॉर्पोरेट में हम लोग करते हैं, हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगाते हैं, प्रिंटर को कहीं दूसरी जगह एक प्रिंट ऑफिस लगा देते हैं, वहाँ से आप जहाँ से प्रिंट कमांड देंगे वो प्रिंटर वहाँ से प्रिंट आउट निकालेगा, वहाँ से आप लेकर आ जाइए, देख लीजिए ना। तो प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए, प्रिंट इस टास्क को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेटवर्क बनाते हैं। एंड दैट इज नोन एज द सेंट्रलाइज कंट्रोल, केंद्रीय नियंत्रण। कौन प्रिंट कमांड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, वो सारे प्रिंट कमांड्स अगर आप ऐसे सर्वर बनाएंगे या आप एडमिन या किसी प्रकार की आप कंट्रोलिंग करेंगे वहाँ पर, तो ये साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे आपको वहाँ पर दिखाई देगा। सो दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग इस काम के लिए भी जो है नेटवर्क बनाते हैं। मतलब सारे कंप्यूटर आपस में डेटा एक्सचेंज नहीं करना है, रिसोर्स शेयर करना कर दिया है ना, लेकिन उस रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे आप, सो यू कैन सेव द, या आप क्या करेंगे उसके लिए, आप ऐसा कंट्रोलिंग करेंगे, और कंट्रोलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम ऐसा सर्वर बनाते हैं, ठीक है। सो दैट इज अगेन सेंट्रलाइज कंट्रोल, यानी कि केंद्रीय नियंत्रण। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि वर्तमान में संग्रहित सूचनाओं को बढ़ती संख्या के साथ साथ उन्हें नियंत्रित करना भी आवश्यक है, और विभिन्न प्रकार उचित पाठकों तक सही समय पर सही सूचना पहुंचाने के लिए जो है नियंत्रण जो है ये स्थापित करना जरूरी है ना, तो ये भी जरूरी है। एंड द लास्ट एंड दैट नॉट द लीस्ट, दैट इज नॉट द डेटा सिक्योरिटी। ये आपका चौथा कारण है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा को सिक्योर करने के लिए भी जो है हम लोग नेटवर्क तैयार करते हैं। नेटवर्क क्यों तैयार करते हैं, कि डेटा को सिक्योर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ जी, वेरी गुड वाजिद ध्वनि जी, राखी कुमारी, एडमिट कार्ड नहीं है, थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे, आज एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे जी। लव फ्रॉम कश्मीर, वाजिद जी थैंक यू। इज ओके। सो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि चौथी और सबसे महत्व, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है डेटा, डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या है, डेटा सिक्योरिटी का मतलब ये, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, है ना, कि आप किसी बैंक में गए, आपने बैंक में जाके अपने अकाउंट में कुछ मनी आपने डिपॉजिट करवाया, और मनी आपने डिपॉजिट करवा के कुछ ही देर बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, आप अपने किसी फ्रेंड को दूरस्थ कहीं और हैं, जैसे आप राजस्थान में, आपने किसी मध्य प्रदेश में या किसी को, आपने एमपी या महाराष्ट्र में किसी को बोल दिया हाँ मैंने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए, थोड़ी देर बाद उसके बाद मैसेज आता है, वो अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है या एटीएम से निकाल सकता है। तो आपने जो पैसा डिपॉजिट कराया, ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच गई, क्योंकि सब कुछ क्या है आपका, दिस इज नॉट अ सेंट्रलाइज कंट्रोल। और सेंट्रल कंट्रोल का डेटा सिक्योरिटी, आपने जिस बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करा, उस बैंक का नेटवर्क फेल हो जाता है, या बैंक किसी कारण से बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, है ना, आग लग जाए, वो ब्रांच अगर खत्म हो जाए, तब भी आपका पैसा सिक्योर है, क्योंकि आपका सारा पैसा कहाँ पर सेव है, आपका सेंट्रलाइज नोड के अंदर, यानी कि आपका जो डेटा सेंटर है वहाँ पर है, क्योंकि दिस इज नॉट द डेटा सिक्योरिटी। अब नेटवर्क हम लोग बनाते हैं, इस नेटवर्क बनाने का सबसे मेजर कारण जो है अगर देखा जाए, है ना, कॉमन कारण मैंने आपको बताया डेटा शेयरिंग है, लेकिन सबसे मेजर कारण जो है दैट इज नॉट द डेटा सिक्योरिटी, यानी कि डेटा को सिक्योर करना। नेटवर्क है तभी जो है डेटा आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। गुरुजी जी कह रहे हैं सर रिसोर्स शेयरिंग में प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट के अलावा और भी होते हैं। देखिए नॉर्मली रिसोर्सेज का मतलब ये समझा है ना, इसी को रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। बाकी रिसोर्सेज का मतलब जैसे डेटाबेसेस आ गया, तो डेटाबेसेस भी रिसोर्स शेयरिंग के अंदर ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखा, डेटा सुरक्षा नेटवर्क की स्थापना के प्रमुख कारणों में से डेटा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके तहत हम वर्तमान में विभिन्न तकनीकों के माध्यम से डेटा और सूचना सुरक्षा प्रदान करते हैं, ताकि भविष्य में इनका आसानी से उपयोग किया जा सके, और इसी के लिए हम लोग सूचना संग्रह आवश्यक है, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट देखिए, मैं अगला है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के कारण के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है जी, ठीक है। सो नेटवर्क के बाद अगली इंपॉर्टेंट बात है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कितने प्रकार का है। तो नेटवर्क 3 प्रकार का नॉर्मली हम बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और WAN इट इज नोन एज द वाइड एरिया नेटवर्क। एक और था पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर नेटवर्क की मैंने आपसे बात कही है, यहाँ पर दिखाई भी आपको मैंने। सो पहला इट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको हम लोग पैन कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क है जिसको हम लोग लैन कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन यानी कि जिसकी सीमा शहरों तक हो, और WAN वाइड एरिया मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये 4 तरह का नेटवर्क है। तो ये जो नेटवर्क है, इसमें सब में केवल जो है इसकी फिजिकल बाउंड्रीज को देखकर ही डेफिनेशन लिखी गई है। पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि एक कमरे में, एक रूम में, हॉल में, घर में, PN पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो आप चलाते हैं वाईफाई शेयर करके चलाते हैं, दैट इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ब्लूटूथ से नेटवर्क बनना आपका, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। देन उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि एक लैन किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक कैंपस में, किसी एक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, है ना, वहाँ पर कुछ मीटर्स तक या अप टू द किलोमीटर तक मैक्सिमम, है ना, दैट इज नोन एज द लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। किसी की यूनिवर्सिटी के अंदर है या उसके कैंपस में नेटवर्क, वो आपका क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। सीमा अगर बढ़ जाती है,
सीमा शहरों तक पहुंच जाती है तो इट इज़ नोन एज द मैन, यानी कि सॉरी दैट इज नोन एज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो एम एन का मतलब ही आपका मेट्रो, मेट्रो का मतलब क्या होता है कि जिसकी मेट्रो का मतलब होता है शहर, है ना। मेट्रो ट्रेन चलती है ना, तो मेट्रो में अगर आप बैठेंगे तो शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे। आप देखो ना, मेट्रो चलती है आपके शहर में, तो मेट्रो का मतलब ही शहरी, है ना। तो अगर आपको मेट्रो ट्रेन में बैठेंगे तो शहर के एक कोने से दूसरे कोने या शहर की सीमा तक आप अंदर ही अंदर घूमेंगे। सो मेट्रो से याद कर लीजिएगा, मेट्रो ऐसा नेटवर्क जो कि जिसकी सीमा शहर के अंदर अंदर हो, जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। सो वो शहर के अंदर, और देन उसके बाद वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी सीमा जो है मतलब कोई लिमिट नहीं है ना, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक, दैट इज नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। और वाइड एरिया नेटवर्क में भी दो चीज़ें एग्जाम्पल, एक आपका है इंटरनेट और एक है आपका इंटरनेट। तो आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये नेटवर्क के टाइप्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, ये आपको याद रखना है, क्विक रिवीजन के तौर पे आपको रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इट्स लैन लोकल एरिया नेटवर्क। इफ ए नेटवर्क इज लोकेटेड इन अ बिल्डिंग, है ना, या इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, विच हैज़ अ रेंज ऑफ द फ्यू मीटर्स या मैक्सिमम अप टू द किलोमीटर, इज कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। एक एग्जांपल दिया कि द नेटवर्क ऑफ द ऑल कंप्यूटर अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी इन द इज नोन एज द लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इज इट क्लियर जी? थैंक यू। सो इसके बाद अगर मैन की बात करेंगे, इट्स नोन एज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये किसी के, इट इज़ एंटायर सिटी, रेंज क्या है इसकी, इट इज़ एंटायर सिटी यानी कि एक शहर के अंदर अंदर, इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एग्जाम्पल भी दिया मैंने, केबल टीवी नेटवर्क, अगर किसी शहर के अंदर अगर केबल टीवी नेटवर्क है तो क्या कहलाएगा वो आपका, इट इज़ नोन एज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, एक शहर में एक केबल टीवी नेटवर्क का होना, है ना, ये दर्शाता है आपका, ये एग्जाम्पल है आपका। और तीसरे नंबर पर आता है, इट इज़ नोन एज द वैन, यानी कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इज इट क्लियर? अ नेटवर्क whose border and the spread is from many countries or from one corner of the world to the other is called the wide area network। यानी कि दिस नेटवर्क इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का नेटवर्क है आपका। कौन कौन सा है? तो पहला है आपका इंटरनेट और दूसरा है आपका इंट्रानेट। तो दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों ही नेटवर्क जो है वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। यानी कि अगर मैं इंटरनेट कहूँगा तब भी वो वाइड एरिया नेटवर्क है, और अगर मैं इंट्रानेट कहूँगा तब भी वो वाइड एरिया नेटवर्क ही है। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं कि अगर पहले की बात करें तो एक पब्लिक है और दूसरा प्राइवेट है, सीधी सीधी बात है। यानी कि हम लोग बात करें किसकी, अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट क्या है यहाँ पर, इट इज़ पब्लिकली, मैंने लिखा भी है यहाँ पर पब्लिकली। अगर पब्लिकली है और अगर मान लीजिए प्राइवेट फॉर्मेट में है तो क्या कहलाएगा वो, दैट इज़ नोन एज द इंटर, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो कि अक्रॉस द ग्लोब या वर्ल्ड आप एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन केवल इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स ही उसको काम में ले पा रहे हैं, कोई और उस काम को नहीं या उस नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पा रहा है। मतलब नेटवर्क कैसा हो गया, तो नेटवर्क हो गया आपका प्राइवेट नेटवर्क हो गया। दैट प्राइवेट नेटवर्क इज नोन एज इंट्रानेट कहलाएगा। इज इट ओके? तो दोनों तरह की चीज़ें याद रहेगी आपको जी, वेरी गुड। इज इट ओके? एक बार देखिए प्लीज़, मुझे दिख रहा है लाइक की संख्या थोड़ी सी यहाँ पर कम है और आपकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आपकी संख्या ज़्यादा है, खुशी की बात है, मुझे अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लाइक यहाँ पर, जिन्होंने लाइक नहीं करा उसको लाइक करें, और जैसे ही आप लाइक करेंगे तो डेफिनेटली आपकी संख्या भी अपने आप बढ़ जाएगी और लाइक की संख्या बढ़ जाएगी। जिन्होंने नहीं किया उसको प्लीज़ कर दीजिए ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ नेटवर्क में वाइड एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के दोनों ही एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आपका एक क्लाइंट है और दूसरा क्या है आपका सर्वर है। तो क्लाइंट सर्वर में इस तरीके से हम लोग जब नेटवर्क बनाते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नेटवर्क के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें आएगी। मैं आपको बताऊँ 3 कंपोनेंट होते हैं नेटवर्क के, है ना। तो दैट नेटवर्क के जितने भी रिसोर्स हैं 3 हिस्सों में हमने बांटे हैं। कौन कौन सा? तो नेटवर्क में सबसे पहला होता है सर्वर, दूसरे नंबर पर होता है क्लाइंट और तीसरे नंबर पर होता है कनेक्टिंग डिवाइस। नेटवर्क में 3 ही चीज़ें होती हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सर्वर होता है, ठीक है, एक होता है क्लाइंट होता है और एक आपका कनेक्टिंग डिवाइस। अब सर्वर क्या करता है? जो सर्व करता है, यानी समस्त चीज़ों को, यानी कि जितने भी संसाधन हैं या जो फैसिलिटीज़ दे रहा है, अपने किसको दे रहा है? अपने सब ऑर्डिनेट्स नोड्स को दे रहा है, क्लाइंट्स को दे रहा है। वो क्या करेगा? सर्वर कहलाएगा। अब सर्वर का मतलब क्या? तो सर्वर का मतलब होता है सर्व करने वाला। तो हम जब भी डायग्राम बनाते हैं सर्वर को हम रखते हैं ऊपर और क्लाइंट को रखते हैं हम लोग नीचे रखते हैं ना। तो जो सर्व करने वाला वो सर्वर है और जो सर्विसेज प्राप्त करने वाला वो नीचे क्लाइंट। यानी कि आप अगर देखें तो हमारा सर्वर कौन है? तो हमारा सर्वर कौन है? ईश्वर है। ठीक है, और हम सब क्या है? आपस में एक दूसरे में क्लाइंट है।
तो हम ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर ही हमें सब कुछ देता है ना, तो सर्वोपरि है वो, तो सर्व करने वाला, इसलिए सर्वर ऊपर है। अब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या कहलाएगा, डाउनलोड है। तो आप कोई भी चीज़ आप नेट पे जाते हैं, आप ढूंढते हो, तो आप सर्वर से आप कोई चीज़ प्राप्त करते हो तो क्या कर रहा है, डाउनलोड, क्योंकि सर्वर आपसे ऊपर है, वो सर्व कर रहा है, डाउनलोड। और कोई चीज़ आप अपने पास से कोई डेटा इन्फॉर्मेशन आप भेजो तो क्या करो, आप करोगे तो आप भेजोगे, क्या कहलाएगा, अपलोड कहलाएगा। तो एक अपलोड है और दूसरा क्या है, डाउनलोड। अपलोड डाउनलोड की कहानी है, तो सर्वर और क्लाइंट के बीच का रिलेशन है, तो ये होता है। देन तीसरा जो होता है वो होता है कनेक्टिंग डिवाइसेस, यानी कि इन सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कनेक्टिविटी बना रहा है, उन डिवाइसेस को हम लोग क्या करें, कनेक्टिंग डिवाइस। और ऐसे कनेक्टिंग डिवाइसेस बहुत सारे हैं, हब है, रिपीटर है, राउटर है, स्विच है, गेटवे है, ये सारे के सारे डिवाइसेस जो है क्या कहलाते हैं, आपके कनेक्टिंग डिवाइसेस के नाम से फेमस है। तो पहले तो देखते हैं यहाँ पर नेटवर्क में तीन चीज़ें हैं आपकी, तो कौन कौन सी, तो मैंने आपको बता दिया नेटवर्क की तीन चीज़ें जी। सो इट इज सिंपली क्या कहलाएगा, आपका सर्वर है, क्लाइंट है और आपका कनेक्टिंग डिवाइसेस है। तो सर्वर वो तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है ना, सर्वर, सर्वर मतलब यह नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर है। हर नेटवर्क में सर्वर होंगे और ऐसे सर्वर बहुत सारे होते हैं जो अपने अधीनस्थ कंप्यूटर के सभी नेटवर्क सुविधा प्रदान करता है, उसे सर्वर कहते हैं। ऐसे ही सेकंड नंबर पे क्या होता है, क्लाइंट होता है। सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने वाले नोड्स क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। वेरी गुड। देन इसके बाद तीसरा क्या कहलाएगा, आपका कनेक्टिंग डिवाइस। कनेक्टिंग डिवाइस मतलब वे सभी डिवाइस जो नेटवर्क में क्लाइंट सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करते हैं और जिसके माध्यम से डेटा और जानकारी को सुचारू रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है, कनेक्टिंग डिवाइस कहलाता है। सो दैट इज नोन एज कनेक्टिंग डिवाइस। तो सर्वर, क्लाइंट एंड कनेक्टिंग डिवाइस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर तीन तरह की चीज़ें नेटवर्क में हमेशा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। देन इसके बाद नेटवर्क एड्रेसेस की बात करते हैं हम। नेटवर्क एड्रेस ये इंपॉर्टेंट है ना। नेटवर्क मैंने आपको, देखिए नेटवर्क में सभी तरह की चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेटवर्क कहते किसे। दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये बताया कि नेटवर्क हम लोग क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेटवर्क। तीसरे नंबर पे मैंने आपको ये बताया कि जब नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होती है। नेटवर्क में एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है आपका, है ना, और आपके कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं। चौथे नंबर पे नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लैन, मैन, वैन, पैन, ये आपके नेटवर्क। अब नेटवर्क के अंदर और आगे चलते हैं, हम लोग नेटवर्क के एड्रेसेस की बात करते हैं। नेटवर्क एड्रेस यानी कि नेटवर्क का पता, है ना। तो नेटवर्क में हर एक चीज़, जो क्लाइंट का भी एक पता होगा और सर्वर का भी पता होगा, उस पते को ही हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। और दैट इज़ द कंप्लीटली न्यूमेरिकल एड्रेस जो कि हमें मिलता है और जिससे हर नोड की नेटवर्क में पहचान होती है। बिना आईपी एड्रेस के या बिना एड्रेस के कोई भी नोड जो है सर्वर में उसकी पहचान, या सॉरी नेटवर्क में उसकी पहचान जो है नहीं बन सकती। ये आपको याद रखना है। तो मैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के ऊपर बात करूँ मैं। तो नेटवर्क एड्रेस, ईच नोड अवेलेबल इन द नेटवर्क हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी, यानी कि जितने भी नोड है जो कि कहाँ पर अवेलेबल इन द नेटवर्क हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी यूनिक है, एंड विच इज़ यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो पूरी दुनिया में एक जैसे रहेगी, इन एनी नेटवर्क, एंड दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क एड्रेस, और उसे ही हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। और दो जो कौन देता है आपको, तो दैट इज प्रोवाइडेड बाय आईएसपी। ये एड्रेस देगा कौन, तो एड्रेस कॉमन नहीं है, यूनिक है। और यूनिक एड्रेस कब मिलेगा, जब कोई एक कॉमन एजेंसी उसको उपलब्ध कराएगी। उस कॉमन एजेंसी का नाम क्या है, आईएसपी, दैट इज नोन एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अंडर दिस आईपी एड्रेस ऑल images available in a network are provided a unique addresses जितने भी हैं। currently two types of the are, यानी कि IPv4 और IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट है और इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 ख़त्म हो गया। अब क्या चल रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, यानी कि जो 128 बिट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं जी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि आईपी एड्रेस आप क्या समझते हैं। तो आईपी एड्रेसेस दो प्रकार के, एक IPv4 है, एक IPv6 है। IPv4 जो है वो 32 बिट एड्रेस है, वो समाप्त हो गया। समाप्त मतलब वो सारा कंज्यूम हो गया है ना। तो ऐसा नहीं कि IPv4 पे कंप्यूटर नहीं चल रहे, कंप्यूटर या नेटवर्क या इंटरनेट की दुनिया चल तो रही है, लेकिन IPv4 कहते हैं ना, वो सारी पूरी सीरीज ही खत्म हो गई। 32 बिट एड्रेस से 32 बिट एड्रेस ही खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। तो हमने उसके लिए नया बनाया, IPv6 बनाया। IP का मतलब आईपी एड्रेस, V का मतलब है वर्जन, तो वर्जन 4 था पहले और अब वर्जन 6 है। 4 और 6 का मतलब ये कि ये 4 से था कि यहाँ पर 4 ऑक्टेट हुआ करते थे, है ना। 4 ऑक्टेट थे तो 8 8 के 4 है, तो 8 चौक 32, तो यहाँ पर कितने हो गए, 32 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर कितने हो गए, अब वो क्या आ गया, 16 16 के कितने हो गए, तो 16 16 के 6 हो गए। अब 16 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते तो आप क्या आ जाएंगे, तो ऐसे करते करते वो क्या बन गए, 128 बिट जो है वो बन गए, ठीक है। तो ऐसे वो 8 8 के और ऐसे सेट बनते हैं। मैं आपको दोनों ही बता रहा हूँ, तो दोनों के बीच में मैं आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। सो आप देखें यहाँ पर, देखिए दोनों के ही बारे में, IPv4 IPv6 के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। यस सर। अजय सर, कंप्यूटर तो रैंडम एक्सेस में पहुंच गए, लेकिन लगता है आप लोग
अभी भी मैग्नेटिक टेप ही यूज़ कर रहे हैं। टॉपिक नेम दिया करिए सर, डायरेक्ट ज़रूरत है क्लास की देखने की। देखिए अजय जी, यहाँ पर जो क्लास चल रही है इट इज़ ए मैराथन क्लास, और मैराथन क्लास के अंदर जो है कंटिन्यूस सारी चीज़ें चल रही है ना, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। और टॉपिक जो है वो क्लास के शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया, दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्लास जो चल रही है आज ये चौथा दिन है, और चौथे दिन के अंदर ये 5 दिन की क्लास है, जहाँ पर मैं ICT के सारे ही सिलेबस को एक साथ जो है यहाँ पर आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर कोई आउटडेटेड वाली बात नहीं है, ये अप टू डेट वाली बात है। और अप टू डेट के अंदर जो है मैंने 5 दिन के अंदर जितना भी ICT जो आपका सिलेबस है, एक पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए नहीं, मैं सभी के लिए जो है उसको लेकर आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, IP एड्रेस की बात करें। IP एड्रेस में भी आपका वर्जन 4 और वर्जन 6 दो तरह की चीज़ें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर IPv4 और 6 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक है। सो IPv4 IPv6 लिखा हुआ यहाँ पर, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो ये पहले डिप्लॉय किया गया था 1981 में, इसको डिप्लॉय किया है 1998 के अंदर, यानी कि आप देखें आफ्टर 17 ईयर्स का गैप है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। दूसरी ये 32 बिट IP एड्रेस है, और ये कितना है 128 बिट IP एड्रेस है। ये फ़र्क है आपका। 4.3 मिलियन एड्रेस बन सकते हैं, बिलियन है ना, और यहाँ पर कितना बनता है 7.9 इंटू 10⁻28 एड्रेस बन सकते हैं यहाँ पर इतने। तो एड्रेस मस्ट बी रीयूज एंड द मास्क, जिसको कहते हैं एवरी डिवाइस हैव द यूनिक एड्रेस। यहाँ पर हर डिवाइस के अंदर यूनिक एड्रेस ही यहाँ पर काम आता है, ठीक है। सो देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ न्यूमेरिक डॉट डेसिमल, ये IPv4 का लिखने का तरीका है। और यहाँ पर अगर आप बात करें IPv6 की, तो ये हेक्साडेसिमल होता है। ये कैसा होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ अल्फा न्यूमेरिक के साथ साथ कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए हेल्प लिखा हेक्साडेसिमल नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको या नोटेशन आपको काम में लेता है, ठीक है। तो DHCP या मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन काम आता है, ये आपका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर काम आता है। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है आप, ठीक है। इज इट ओके। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली चेक करने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेटवर्क में कुछ और चीज़ें हैं जिसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो नेटवर्क के अंदर देखें कुछ सर्विसेज जो कि मोस्ट क्योंकि नेटवर्क हम लोग बनाते क्यों हैं, अगर इसके पीछे कारण में हम जाएंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि नेटवर्क हम लोग इसलिए बनाते हैं कि नेटवर्क के जरिए हम लोग कई प्रकार की सेवाएं जो है प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं। तो सब सेवाओं के अंदर सबसे सर्वोपरि सेवा कौन सी है, नंबर 1 पे, एक नंबर पे कौन सी है, एंड दैट इज नोन एज द वेब सर्विस कहलाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेब सर्विस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट एवरी डे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आर बिकमिंग अवेलेबल टू द ह्यूमन एंड द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट सर्विसेज, जिसके अंदर सबसे पहली सर्विस जो है वो आपकी कौन सी कहलाती है, इट इज़ नोन एज द वेब कॉन्सेप्ट कहलाता है। वेब कॉन्सेप्ट का मतलब इट इज़ द WWW। देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, छोटी सी बात यहाँ पर है, इंटरनेट को बने हुए कितने साल हो गए, तो इंटरनेट को बने हुए जो है अप्रोक्सीमेट 60 साल हो गए, 60 साल, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब को बने हुए केवल 30 साल ही हुए। तो मैं आपको बता दूं, अगर जब आप इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेट यानी कि इट इज़ अबाउट द 1960s की बात करेंगे, 1960 की बात करेंगे, है ना। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड वेब की बात करेंगे तो 19 कितना आएगा, 1989 का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इंटरनेट पहले बन गया था ARPANET के नाम से, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब का बना था 1989 में। और वर्ल्ड वाइड वेब जो बनने का जो श्रेय देखिए यहाँ पर लिखा है 1989 है ना। देन श्रेय के साथ टीम बर्नर-ली, तो टीम बर्नर-ली वो व्यक्ति है जिन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया है, ठीक है। तो जो कहने का मतलब ये इंटरनेट को पब्लिकली हमने काम में लेना शुरू करा और वेब कॉन्सेप्ट जो है बनाया। वेब कॉन्सेप्ट बना, उसके बाद ही वेबसाइट्स बनी और ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल्स बने जिसके जरिए आज वेब जैसे नेटवर्क हम लोग बहुत अच्छी और बेहतर सर्विसेज जो है काम में लेते हैं। तो इन समस्त सेवाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन समस्त सेवा को हम लोग वेब सर्विस के नाम से जानते हैं, जो कि आपको मिलेगा। सो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये समस्त सेवाएं जितनी भी हैं दे आर नोन एज द वेब सर्विसेज कहलाती है, ठीक है। इज इट ओके, आप देख सकते हैं। सो इजीली दीज आर द वेब सर्विसेज, सूचनाएं सेवाएं हैं वेब सर्विसेज है। सूचना प्रौद्योगिकी को विकास के कारण प्रतिदिन मनुष्य को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती जा रही है और कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जिनका नाम जो है वेब कॉन्सेप्ट के नाम से आता है। तो यहाँ पर आप देखें लिखा वर्ल्ड वाइड वेब। ये पूछा था कि वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट किसने बनाया, कब बनाया, तो 1989 में टीम बर्नर-ली। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वेब सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहला आता है आपका HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये पूछा था। अब ये क्यों या इसकी ज़रूरत क्यों हुई आपको बता। देखिए मैं आपको इसकी छोटी सी एक चीज़ बताऊँ। देखिए सबसे पहले 1989 के अंदर टीम बर्नर-ली ने क्या बनाया, आपका वेब कॉन्सेप्ट बनाया और वेब कॉन्सेप्ट बनाने के बाद टीम बर्नर-ली ने कहा कि एक ऐसी भाषा होनी ज़रूरी है जिसके ज़रिए इस इंटरनेट जैसी दुनिया में या इतने विशाल नेटवर्क में हम एक कंप्यूटर आपस में दूसरे कंप्यूटर से वार्तालाप कर सके, यानी कम्युनिकेशन कर सके। अब कम्युनिकेशन करने के लिए
सभी के बीच में कॉमन लैंग्वेज जरूर थी, और उस कॉमन लैंग्वेज को क्या बोला, HTML कहा गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक लैंग्वेज बनेगी और सारे कंप्यूटर्स में अलग अलग प्रोग्राम्स डाले गए और उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए प्रोग्राम बनाया गया, एंड दैट प्रोग्राम इज नोन एज द वेब ब्राउजर। मतलब HTML में अगर आपने कोई कोड लिख दिया तो उस कोड को पढ़ने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता थी। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है ना। देन इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, यूसी एक वेब ब्राउजर है। आप भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप कोई ना कोई वेब ब्राउजर आप ज़रूर यूज़ करते हैं, तभी आप वेब के कंटेंट को या HTML कंटेंट को आप जो है उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो जितना भी पूरी दुनिया में वेब कंटेंट है वो नॉर्मली HTML में लिखा गया है, और उस HTML के कंटेंट को पढ़ने के लिए क्लाइंट के पास जो है एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं, ताकि उस वेब के ही अंदर जो है उसको खोल कर देखा जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है। इज इट ओके? तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वेब ब्राउज़र HTML का कॉन्सेप्ट है। HTML प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि किसके द्वारा लिखी गई, तो टिम बर्नर-ली ने ये भाषा भी बनाई, ठीक है, स्पेशल लैंग्वेज लिखा हुआ। टिम बर्नर-ली ने विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के बीच बातचीत के लिए जो है एक विशेष भाषा बनाई जिसे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा गया, और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर जो वर्ल्ड वाइड वेब के तहत एक दूसरे से जुड़ने के बाद HTML के माध्यम से जानकारी साझा करते हैं। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। कितने ब्राउजर्स हैं, तो ब्राउजर के नाम मैं आपको बता दूं। देखिए, पहला फर्स्ट GUI ब्राउजर, दुनिया का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ब्राउजर क्या था, मोज़ेक था। देन उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर, फायरफॉक्स, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, देन उसके बाद ओपेरा, सफारी, यूसी ब्राउज़र, ये सारे के सारे क्या है, ब्राउज़र थे। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, नहीं है। 3 वेब ब्राउज़र के बीच में किसी और सॉफ्टवेयर का नाम डाल देंगे, आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड सर एंड्रॉयड क्या है, तो एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वेब ब्राउज़र नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, वेब ब्राउजर के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ द वेब पब्लिशिंग, यानी कि वेब को पब्लिश करना। वेब को पब्लिश करना मतलब वेबसाइट बनाना या वेब पेजेस बनाना। डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं, और इन वेब पेजेस के माध्यम से हम लोग या इन सबको जोड़ कर क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। सो सिंपली अगर आपसे पूछा जाएगा आप वेब के ऊपर जो आप कंटेंट तैयार करते हैं वो क्या, तो वो सिंगल एक पेज है। ऐसे पेज के संग्रह को क्या बोलते हैं, हम लोग वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं। वेब डॉक्यूमेंट को जब सर्वर पर अपलोड करते हैं तो वो वेब स्पेस कहलाता है, वेब सर्वर कहलाता है, और वेब सर्वर पर हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। दैट कंप्लीट फाइल इज नोन द वेबसाइट। तो वेबसाइट को हम लोग एक्सेस करते हैं, और वेबसाइट का भी एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होता है जिसके ज़रिए आप उस साइट को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल जी। सो यहाँ पर ये वेब कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है जिसके अंदर मैंने आपको वेब पब्लिशिंग के बारे में बताया। देन उसके बाद देखिए वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, वेबसाइट के एक्सटेंशन होते हैं। .gov इट इज़ नोन एज द गवर्नमेंट, ये कहलाता है। देन .com या मतलब कॉमर्शियल है। .edu एजुकेशनल है। .org ऑर्गेनाइजेशन है आपका। .net से नेटवर्क बनता है। .co.in यानी कॉमर्शियल बट इंडिया। AC.in एकेडमिक बट इंडिया। मिल यानी कि मिलिट्री है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये आपको क्या मिलेगा आपको, सो दीज आर नोन एज द कॉल्ड एज द डोमेन नेम एंड जोन कहलाते हैं। तो डोमेन नेम इसको कहते हैं DNS कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। इस पर भी सवाल आता है कि DNS का मतलब क्या होता है। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ईच एंड एवरी वेबसाइट, यानी कि आप जब वेबसाइट को खोलते हैं तो आपने देखा होगा www.xyz.com मिलता है ना। तो आप तो खोलते हैं किससे, वेबसाइट को नाम से खोलते हैं, www.xyz.com। ये तो आपने, ये वेबसाइट का नाम है, जबकि एक्चुअल में वो वेबसाइट किसी न किसी एड्रेस 192.168.100.1 ऐसे करके ये इस IP एड्रेस पे चल रही है। तो जब आप कॉल करते हैं तो वो आप तो नाम लिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वेबसाइट जो है उसके नाम से नहीं, उसके IP एड्रेस से खुलती है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे होता है ना, आपने फ़ोन निकाला और आपने लिखा सुरेश, रमेश, कपिल, जो भी आपको फ्रेंड का नाम, आपने फ़ोन बुक में नाम चेक करा और आपने उसको डायल कर दिया, तो आपके दोस्त को फ़ोन लग जाता है। एक्चुअली आपके दोस्त को फ़ोन नहीं लग रहा, वो उस नंबर को फ़ोन लग रहा है जो नंबर सेव है ना। तो उस नंबर पे कॉल जा रही, तो कॉलिंग जब करेंगे तो नंबर टू नंबर ही जाएगी, आप समझिए बात को। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने सुरेश को, रमेश को फ़ोन लगाया, लाइक दैट है, या जिसका फ़ोन आ रहा है, तो हमने उन नंबरों को नाम से सेव कर रखा। तो दुनिया में भी ऐसे ही है, वेबसाइट के केस में भी ऐसा ही है कि जितना भी जब आप काम करते हैं या एक साइट जब खोलते हैं तो वो उसके IP एड्रेस से ही खुलती है। लेकिन आपको IP एड्रेस याद कैसे रखना है, तो आपको IP एड्रेस याद न रखना पड़े इसके लिए DNS बनाया गया, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम बनाया। इस पर सवाल एग्जाम में आ सकता है, डोमेन नेम सिस्टम का पूरा नाम क्या है, DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, जिसके जरिए IP से क्या जाएगा, नेम, और नेम से IP। तो ये आपको दोनों के बीच में रेजोल्यूशन होता है जिसके लिए हम काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर रेजोल्यूशन के जरिए इस प्रकार से काम करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। सो
दिस इज नोन एज वेब एड्रेस की बात है यहाँ पर। देन नेटवर्क बना, तो नेटवर्क में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेटवर्क में एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग मैसेजिंग के जरिए बात करते हैं। तो मैसेज यानी कि संदेश लिखा हुआ, सेंडिंग मैसेजेस टू ईच अदर थ्रू वेब नेटवर्क इज कॉल्ड द वेब मैसेजिंग कहलाता है। एंड दिस सर्विस इज़ द ओल्डेस्ट सर्विस नेट, यानी कि नेटवर्क के अंदर, क्योंकि ये सर्विस सबसे पहले 1971 में ही चालू हो गई थी, जब वर्ल्ड वाइड वेब नहीं आया था उससे पहले ही सर्विस चालू हो गई थी। और सर्विस का नाम क्या है? ईमेल सर्विस है। ठीक है, दो कंप्यूटरों को नेटवर्क के बीच में यूज़ करके हम करते हैं। और ये मैसेजिंग सर्विस कुल मिला के 3 तरह की होती है। कौन कौन सी है? तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? SMS कहते हैं। एक इंस्टेंट मैसेजेस है, आज की डेट में आप जिसके जरिए आप क्या कर रहे हैं, आप इंस्टेंट मैसेज के अंदर आप एक दूसरे को कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेज कर रहा है ना। और एक क्या होता है? इंटरेक्टिव मैसेजेस है ना, जिसको क्या बोलते हैं? चैट बोलते हैं। तो इनके नाम चेंज हो गए है ना। तो टेक्स्ट मैसेज करते हैं हम लोग, या ईमेल करते हैं, चैट करते हैं। तो आज के दौर में हमने इनके नाम चेंज कर दिए, जाकि सबसे पुरानी सेवा है, द ओल्डेस्ट सर्विस, सबसे पुरानी सर्विस आपको देखने को मिलेंगे। सो इसलिए लिखा हुआ कि वेब नेटवर्क के जरिए एक दूसरे को मैसेज भेजना वेब मैसेजिंग कहलाता है। यह सेवा सबसे पुरानी नेटवर्क सेवा है। 1971 में नेटवर्क का उपयोग करते हुए 2 कंप्यूटर के बीच पहला संदेश भेजा गया, जिसे ईमेल कहा जाता है। मैसेजिंग 3 तरह की होती है: लघु संदेश, तत्कालीन और इंटरेक्टिव मैसेजिंग सर्विसेज। इज इट क्लियर? देन उसके बाद देखिए, मैसेज के अंदर भी मैंने आपको और भी चीज़ें बताई कि मैसेज में एक होता है शॉर्ट मैसेज, जिसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स के जरिए, लिमिटेड लेटर्स या फ्यू वर्ड्स के जरिए आप भेज सकते हैं, है ना। या इंस्टेंट मैसेज, जिसको हम लोग ईमेल कहते हैं, है ना, जिसके जरिए इस इंस्टेंट मैसेज को ईमेल कहते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी, सस्ती और बेहतरीन सेवा कहलाती है। प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, या ईमेल को जब भेजेंगे तो यहाँ पर कई बार सवाल पूछा था कि ईमेल के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। तो SMTP ईमेल का प्रोटोकॉल, जिसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। POP, दैट इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक और प्रोटोकॉल जिसका नाम है आपका IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसको IMAP कहते हैं। ऐसे कई प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मैसेजिंग का काम करते हैं या ईमेल का संदेश का काम करते हैं। फाइलें ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए अब FTP काम में रहता है। और ऐसे ही प्रोटोकॉल्स का जो बंडल है उसको क्या बोलते हैं? TCP/IP कहते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड IP स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एक क्लास के अंदर तो कंप्लीट नहीं होगा, ये कंप्यूटर का नेटवर्क है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ नेटवर्क से संबंधित कुछ और बातें भी करेंगे, और साइबर सिक्योरिटी की बात भी जो है मैं आपसे करूँगा। यहाँ पर फिलहाल टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेकर चलूँगा मैं आपसे, जहाँ पर आप क्वेश्चन अभी जो पढ़ा है उसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसकी बात भी करेंगे। तो फिलहाल देखिए, नेटवर्क का फर्स्ट फेज है, ये नेटवर्क की पहली क्लास है, जहाँ पर मैं आपको नेटवर्क के सर्विसेज के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। तो आई थिंक आपको यहाँ पर समझ। देन इंटरेक्टिव मैसेज है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? इट इज़ नोन एज चैटिंग। ये इंटरेक्टिव मैसेज तीसरी सेवा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? चैटिंग के नाम से जानते हैं। सो इट इज़, देखिए फास्ट क्विक रिविजन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर शॉर्ट मैसेज सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेज की बात कर रहे हैं, और एक आप बात कर रहे हैं इंटरेक्टिव मैसेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। देन एक होता है URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इन पे किसी पे भी सवाल बन सकता है। URL के फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, तो जो एक दूसरे को आप लिंक भेजते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? URL कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। टोपोलॉजीज भी बताऊंगा मैं डेफिनेटली। ठीक है, टोपोलॉजी भी हमारा टॉपिक है। तो टोपोलॉजी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक क्लास के अंदर नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी दोनों ही कंप्लीट नहीं होगा, और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा जी। तो वहाँ पर पूछा ही जाएगा, बिल्कुल 100% सवाल आएगा। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स, एक विशाल नेटवर्क की तरह प्रत्येक सूचना स्रोत एक निश्चित स्थान पर उपलब्ध होता है। तो उस निश्चित स्थान हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब क्या होगा? URL, जैसे एक दूसरे आपने देखा ना, अभी व्हाट्सअप बहुत ईजी हो गया इसको समझना, कि कोई चीज़ कहाँ पर है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा? उसको उठाकर वहाँ से उसका एक लिंक आपको भेज दूंगा। तो जो आपके व्हाट्सएप पे लिंक आता है ना, आप क्लिक करते हो और वापस आप वहाँ पहुँच जाते हैं लिंक के ऊपर, है। तो दैट इज नॉट URL। तो इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी को इंटरनेट जैसी चीज़ पे कहीं पर भी, कोई इतना बड़ा नेटवर्क है, कोई भी चीज़ कहीं पर भी, उसका एड्रेस उठा के मैं आपको भेज दूँ लिंक, एंड दैट इज द यूनिफॉर्म। उस रिसोर्स को या उस संसाधन को ढूंढने के लिए हम काम करें, दैट इज नोन एज URL कहलाता है। एक होता है FTP, फाइलें आपस में एक दूसरे के साथ भेजनी है, दैट इज नोन एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये भी एक सेवा है। ये कब काम में लेती है? जब फाइल की साइज़ बड़ी होती है। जैसे आप मान लीजिए नॉर्मली 25 MB तक की फाइल होगी, तो आप ईमेल के जरिए भेज दोगे 40-50। अभी आपने देखा डॉक्यूमेंट में 100 MB तक भी फ्री हो गया, व्हाट्सएप पे भेज देते हो। लेकिन उससे बड़ी फाइल होगी तो क्या करोगे आप, है ना, तो आप नहीं भेज पाएंगे। तो ऐसी फाइलों को भेजने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, क्योंकि नेटवर्क का ट्रैफिक बढ़ता है सर्वर के ऊपर, तो हम लोग FTP यूज़ करते हैं। FTP के अंदर कोई लिमिट नहीं है आपके कितनी साइज़ की आप फाइल भेजेंगे। आप तो FTP अकाउंट बनाते हैं, और FTP के जरिए जो है आप फाइलों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आप
एक दूसरे को भेज सकते हो। सो दैट इज एफटीपी भी एक प्रकार की सेवा है, ठीक है। और इसी क्रम में एक और अंतिम सेवा जिसका नाम है आपका टेलनेट, यानी कि टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको टेलनेट कहते हैं। दूरस्थ बैठा हुआ एक व्यक्ति दूर बैठे हुए किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करके बहुत सारे काम कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड दैट इज नोन एज द टेलनेट सर्विस कहलाती है। तो टेलनेट के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। इज इट ओके? क्लियर है आपको सारी बातें? चलिए नाउ इफ़ यू आर रेडी, तो यहाँ से क्लास तो हमने कर ली है, और भी चीज़ें हैं। नेटवर्क की क्लास में मैं कल भी क्लास को कंप्लीट करूँगा, जहाँ पर नेटवर्क के कुछ पार्ट, कुछ चीज़ें बचती है, ओएसआई मॉडल बचता है, जहाँ पर एग्जाम में मुझे लगता है कि श्योर क्वेश्चन आपको बनेगा। टोपोलॉजी एक बनता है जहाँ पर श्योर क्वेश्चन बनेगा, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। तो कल की क्लास के अंदर जो है ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो आज के कुछ क्वेश्चन जो है, जो आज हमने पढ़ा है उससे संबंधित अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। एक बार आप सभी लोगों का सहयोग चाहिएगा यहाँ पर, है ना। थैंक यू फॉर दिस। सभी लोग तैयार हैं इसके लिए या नहीं है, प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक की संख्या आपकी संख्या से ज़्यादा होना ज़रूरी है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ? इज इट क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल आज का आप देखें, पढ़ें, समझें और उसका उत्तर दीजिएगा। जितनी जल्दी आप उत्तर देंगे उतना ही जल्दी हम लोग आगे से आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन साथ में है इस मुहिम में, और जो आंसर देगा हम लोग आगे करेंगे जी। पहला क्वेश्चन, विच वन आईपी एड्रेस कैन नॉट बी असाइन टू ए कंप्यूटर सिस्टम इन अ नेटवर्क, यानी कि कौन सा आईपी एड्रेस किसी नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम को असाइन नहीं किया जा सकता। तो दिस इज आईपी एड्रेसेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डेफिनेटली। विच आईपी एड्रेस, इनमें से जो आईपी एड्रेस है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो असाइन नहीं किया जा सकता, हम उसकी बात कर रहे हैं ना। जो असाइन कर सकते उसकी बात नहीं। तो जो असाइन नहीं किया था यहाँ पर, सो इट इज़ 127.0.1, तो ये पिंग करने के लिए होता है, नेटवर्क में सिग्नल चेक करने के लिए बनाते हैं। बाकी 192 से शुरू होने वाले जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, तो वो सभी लोग जो असाइन कर सकते हैं। और इनकी रेंज बता दूं तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 255 तक है। तो 0 से लेकर ये भी 0 से 255, ये भी 0 से 255। तो अगर ऐसा शुरुआत करें तो पहला आईपी एड्रेस क्या बनेगा, 0.0.0.0 बनेगा, और अंतिम आईपी एड्रेस इस रेंज का क्या बनेगा, 255.255.255.255, ये बनेगा आपका। सो दिस इज व्हाट, ये कंप्लीट एक रेंज है आपकी आईपी एड्रेस। और ये क्या करेगा, ये कौन सी है, तो ये IPv4 वर्जन है आपका, ठीक है। आप दे सकते हैं इस तरीके से। सो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका, ये सवाल आपके सामने, और ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने, मैं नेटवर्क के सवाल पूछ रहा हूँ फिलहाल आपसे। व्हाट डज ARPANET स्टैंड फॉर? ARPANET का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। आपने नाम सुना है, इट इज द प्रीवियस नेम ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का पूर्व नाम है या ARPANET जी। केवल इंग्लिश हिंदी जो है आपका है ना, और रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, इसमें 40% लाना जरूरी। पूनम यादव जी, कंपल्सरी। चलिए, देखिए आपने लाइक किया, सभी लोगों का दिल से शुक्रिया लाइक करने के लिए, क्योंकि आपने लाइक किया तो आपकी संख्या जो है स्वयं आपके ही द्वारा बढ़ गई। 300 लाइक्स के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सभी लोगों का। सो ARPANET की बात करें, ARPANET जी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च एंड द प्रोजेक्ट एसोसिएशन, या ऑटोमेशन रिसर्च एंड प्रोजेक्ट, या एडवांस रोबोटिक प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्किंग जी। ए, एडवांस रिसर्च एंड द प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि दैट इज नोन ARPANET। इंटरनेट का पूरा नाम जो है या पुराना नाम जो है, दैट इज नोन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जी, दैट इज नोन एज द ARPANET। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इट इज ARPA। वेरी गुड, सभी को याद है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज OSI स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में या नेटवर्किंग के संदर्भ में OSI का नाम क्या है, या OSI का मतलब क्या, आपको ये बताना है। नेटवर्क के संदर्भ में पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बताइए। व्हाट डज OSI स्टैंड फॉर, या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के संदर्भ में OSI का क्या मतलब है। कल हम OSI मॉडल पढ़ेंगे, और OSI मॉडल पे भी जो 2-3 सवाल आ सकते हैं वो डेफिनेटली पढ़ेंगे यहाँ पर जी। सभी ने आंसर दे दिया, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया. सो इट इज़ व्हाट? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज फोर. कितनी है? तो दैट इज 7 लेयर. 7 लेयर, LAYER. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे. 7 लेयर मॉडल को मैं समझाऊंगा. अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ. ब्लूटूथ किस प्रकार का एग्जांपल है? लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, या बोथ A and B? ब्लूटूथ बताइए. नहीं पता? यस, ब्लूटूथ तो मैंने आपको बताया ना, रेंज का. अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास के अंदर मैंने बोला था ब्लूटूथ कैसा नेटवर्क है. तो ब्लूटूथ आपका इट इज़ द पर्सनल एरिया नेटवर्क है. कैसा है आपका? इट इज़ सिंपली, क्योंकि पर्सनल आप बहुत कम रेंज का है, आप उसकी कॉम्बिनेशन इट इज़ नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है. ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्क का ही है. अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट एज एन एंट्रेंस टू द अनदर नेटवर्क इज नोन एज. एक नेटवर्क बिंदु जो दूसरे नेटवर्क में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? यस, रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग. एक प्रवेश द्वार यहाँ पर है ना. आंसर देखिए यहाँ पर मिल गया आपको. अगर देखा जाए तो कि प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार से क्या बन जाएगा आंसर? वेरी गुड. सो सिंपली इट इज व्हाट? इट इज नोन एज द गेटवे इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस. इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो नेटवर्क डिवाइस नहीं है, वो बताना है आपको. वेरी गुड. जो नेटवर्क डिवाइस नहीं है, तो देखिए यहाँ पर स्विच नेटवर्क डिवाइस है, ब्रिज है, राउटर है. क्या नहीं है? एनालाइजर जो है वो कोई नेटवर्क डिवाइस नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज द अदर थ्री? यानी कि इनमें से ऑड वन आउट निकालना है, यानी कि कोई 3 समान है और एक अलग है. 3 समान एक अलग है. अब मैं देखना चाहता हूँ आप में से कौन इसको पहचान सकता है. जो अगर पहचानते हैं तो उसको बताइए आप. 3 समान है और एक थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें से. कौन सा डिफरेंस है बताइए. आंसर आपके आ रहे हैं. सो इट इज़ व्हाट? देखिए, मैक एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस एक ही बात है. इसी को हम लोग फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, लेकिन ये आईपी एड्रेस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है ना. तो आईपी एड्रेस जो है वो आईएसपी द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि ये जो मैन्युफैक्चरर है, हार्डवेयर के ऊपर लगता है, फिजिकल एड्रेस है ना, जो मैन्युफैक्चरर है वो बनाएगा ये एड्रेस. ठीक है, जबकि आईपी एड्रेस जो है कौन देगा? आईएसपी देगा. तो अगर इनमें से अलग करेंगे तो आईपी एड्रेस जो है वो डिफरेंट है. इज इट ओके? चलिए बहुत बढ़िया. IPv6 के बारे में पूछा गया. IPv6 का फॉर्मेट, अगर आपने थोड़ी देर पहले मेरी बात को ध्यान से सुना है तो आप IPv6 का बता देंगे. IPv6 का मतलब क्या है या इसका फॉर्मेट कौन सा है, ये बताइए. वेरी गुड. IPv6 इन विच फॉर्मेट? ऑक्टल होगा, हेक्साडेसिमल होगा, न्यूमेरिक होगा या अल्फा न्यूमेरिक होगा? देखिए फॉर्मेट कौन सा है, वो फॉर्मेट जो है आपका हेक्साडेसिमल है. हेक्साडेसिमल देखने में तो अल्फा न्यूमेरिक लगता है, लेकिन वो कौन सा है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट IPv6 का. ठीक है, चलिए. कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाई. अगर कंप्यूटर है इंटरनेट पर तो उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? उसके ईमेल एड्रेस है, उसके हार्डवेयर एड्रेस है, उसके आईपी एड्रेस है, उसके सॉफ्टवेयर एड्रेस है. कंप्यूटर को हम लोग इंटरनेट पर किससे पहचान सकते हैं? बहुत ही, देखिए नेटवर्क के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको एक बहुत लंबी सीरीज जो है यहाँ पर करवा रखी है, जिसके अंदर कई सारे
आईसीटी के बारे में आप निश्चिंत रहिएगा, एग्जाम को जो भी एग्जाम है आप एग्जाम देकर आएंगे, जो क्वेश्चन है उनसे आप आंसर मिला लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उससे बाहर से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। जो बनाए हैं जो पढ़ा है उनमें से आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट कि एक कंप्यूटर को अगर पहचानना है, यानी कि किस पे हम लोग नेटवर्क पर पहचाना जाता है, लिखा हुआ द कंप्यूटर ऑन एंड इंटरनेट आर आइडेंटिफाई, यानी कि इंटरनेट जैसे नेटवर्क पर अगर कंप्यूटर है तो उसकी पहचान किससे होगी? तो ईमेल एड्रेस है तो कोई पहचान बनती नहीं है। हार्डवेयर एड्रेस, आईपी एड्रेस, सॉफ्टवेयर एड्रेस, तो वो किससे बनेगा? हार्डवेयर एड्रेस से भी नहीं बनेगा। आप कहाँ ढूंढोगे उसको? सॉफ्टवेयर एड्रेस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो इंटरनेट जैसे नेटवर्क पे अगर किसी की पहचान करनी है तो कहाँ से करेंगे? सी, वेरी गुड। सो इट इज़ नोन एज द आईपी एड्रेस। ठीक है, तो समय समाप्ति की और ऑलमोस्ट, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, एक सवाल और करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज इन द लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग जो है लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता? अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपको लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं तो? जी, बताइए। देखिए, ओएसए मॉडल के बारे में जो है मैं आपको जानकारी यहाँ पर दे दूंगा, हालांकि इट इज़ नॉट इन द सिलेबस, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ओएसए मॉडल तो नहीं देखा, लेकिन मे भी अगर मान लीजिए सवाल आ जाए तो कल की क्लास के अंदर यहाँ पर कर लेंगे उसको, है ना। जी, किसकी आवश्यकता नहीं है? तो जिसके बिना भी नेटवर्क तैयार किया जा सकता है, तो जिसकी आवश्यकता नहीं है तो कहाँ में देखिए, कंप्यूटर के बिना तो नेटवर्क कैसे बनेगा? तो कंप्यूटर तो चाहिए, प्रिंटर भी चाहिए, केबल भी चाहिए, लेकिन हाँ किसकी ज़रूरत नहीं है? हमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मॉडेम, अगर लोकल एरिया नेटवर्क बना है तो मॉडेम नहीं चाहिए। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर अगर वाइड एरिया नेटवर्क या कुछ और बनना चाहेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओके, बाकी नहीं। ओके, सो दिस इज़ आवर, देखिए ये टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, जो चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट, अभी यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को पिन मैसेज में भी दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पीडीएफ्स या हमारे द्वारा जो है मैसेजेस आपको वहाँ पर किए जाते हैं, वो आपको वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन है, आप आईफोन यूज़ करते हैं तब भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड यूज़ करते हैं तब भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये संपर्क सूत्र है हमारा, यानी कि जहाँ एक नंबर है 7877719287, इस नंबर के ज़रिए अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो शंका समाधान के लिए आप जो है मुझसे मिल सकते हैं।